बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी करके फारिग हो जाए और फिर हम तीर्थ यात्रा पर चले घर में बहू आ जाए और घर खुशियों से भर जाए। वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, इतनी भी जान नहीं रहती कि मैं अपने घर का कामकाज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से तय की थी। सोने पर सुहाग ये हुआ कि वह अपने घर में इकलौती लड़की थी। उनके घर वालों ने बहुत सारा दहेज दिया था और साथ में काम करने वाली एक नौकरानी भी दी थी। पहले तो मुझे हैरत हुई और फिर थोड़ा अजीब भी लगा, बहू नौकरानी भी लाई है, जबकि कमवाली तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन नौकरानी का कम मुझे पसंद नहीं आता था। मैंने सोचा कि पहले हफ्ता 2 हफ्ता देखूंगी, फिर उसे यहाँ से चलता करूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने मेरे घर में अपनी जगह बना ली और जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचना था, मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन वो हर वक्त पर्दे में रहा करती थी। ये बात काफी अजीब थी, वह बिल्कुल चुपचाप भी रहती थी। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी। लेकिन वह लड़की यहाँ मुझे भी पीछे छोड़ गई। वो बहुत ही सच्ची और नेक लड़की थी। मैंने उससे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की सिर्फ घर के काम ही नहीं करती थी बल्कि मेरी सेवा भी करती थी। आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो हर वक्त घूंघट में रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में घूंघट उतार दो, यहाँ पर ऐसा कौन है जिससे तुम घूंघट करोगी, हम सास बहू के अलावा यहाँ पर कोई नहीं। इस बात से वह बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ पाँव कांपने लगते। मेरी बहू ने कहा, मम्मी जी आप इसको कुछ ना कहिए, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, ये बहुत ही पर्दे वाली है, उसको पर्दे में ही सुकून मिलता, तो आप उससे ना कहा करें। और धीरे से बोली, मम्मी जी हमने उसका चेहरा देखकर क्या करना है, जब हमें इतना सुख दे ही रही है, घर को साफ रखती है और खाना एकदम फैंटास्टिक बनाती है। मैंने देखा है रात को आपके पैर भी दबाती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे ये बात बुरी लग जाए और कम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती है ऐसी नौकरानी बहू की बात पर मैं एकदम चुप हो गई। समय बिताता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि रंजना किचन के साथ वाले कमरे में पूजा कर रही है। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मेरी नजर रंजना पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी पवित्र और धार्मिक औरत है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था है, लेकिन मैं जानती थी कि उसे वक्त घूंघट में नहीं थी और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ी रही। शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे और अचानक जब उसने झुककर आरती का प्लेट उठाया तो उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी मैं गिरते गिरते बचे। मेरी रूह तक कांप गई। लेकिन तब तक रंजना की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी और वह भी घबराकर उठी और कमरे की तरफ भाग गई। खुद को मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं सारी रात में सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था, ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के सामने खड़ी होकर ये सारा सच उगा लूं। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूंगी कि ये क्या है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी लग जाती तो वह उसे उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, बल्कि शायद गुस्से में आकर बहू को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। रिंकी से उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर उसका रत्ती बराबर भी कसूर निकाला तो उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बात बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू उठ चुकी थी, उसने नाश्ता कर लिया था और सब अपने कमरे चले गए थे। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया। मैंने दरवाजा लॉक किया
और अंदर चली गई। बहू ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवाल रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसके बेड पर बैठ गई, उससे पूछा कि क्या माजरा है, आखिर क्या है मेरे घर में, ये कैसा खेल मेरे घर में तुम दोनों खेल रही हो। रंजना कौन है, रंजना का राज क्या है, आज मैं जानकर ही रहूंगी, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात पे मेरी बहू मेरे कदमों में गिर के, मम्मी जी मुझे माफ कर दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आखिर ये सब क्या माजरा है, मुझे पूरी बात बताओ। मम्मी जी मैं आपको सब बताती हूँ, आप पहले वादा करें कि आर्यन को उसकी जानकारी नहीं होनी देंगी, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो बहू, मुझे अब सच बताओ, मैं सच जानने के बाद फैसला लूंगी। उसने बताया, हम 3 भाई बहन थे, बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी, तब से वो बाहर शहर में रह रही थी। मैं और मेरा छोटा भाई कमल दोनों पढ़ते थे। मैं कॉलेज जाती थी और मेरा हाई स्कूल अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस न भरने की वजह से कमल को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए तो किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं, पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे तो उनसे एक छोटा सा मकान किराया पर ले लिया और उसका 6 महीने का किराया दे दिया और 2 महीने का राशन डलवा लिया। अब वह पैसे भी कब तक चलते, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आसपास बच्चों को पढ़ाना शुरू किया पर वो काफी नहीं था। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी, वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालत के नीचे आकर तो और कमजोर हो गए थे। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, वहां भी मायूसी ही हुई क्योंकि वह तो 2000 रुपये पर मुझे रखना चाहते थे और उसने महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता। मैं बाहर आ गई, तेज धूप में बस स्टैंड पर बैठी बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसल रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मगर सर उठाया तो बहुत डर गई क्योंकि वह एक अजनबी आदमी था और वो हमेशा मुझे वहां पर बैठा देखकर घूरता रहता था, मगर उसे सामने देखकर मुझे बहुत डर लगा। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई, मगर वहां भी वह आ गया। मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि वहां से चला जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने दिल में सोचा कि मेरी क्या मदद करेगा, ये तो खुद भी देखने में गरीब लग रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और यहाँ से जाए, लेकिन वह नहीं माना और जिद करने लगा। तो फिर मैंने बताया कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, कोई ढंग की नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना राय दी कि मैं अपना बुटीक क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी बुटीक में कोर्स कर सकूं, सीखकर मैं अपनी दुकान खोल सकूं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज निकाला और कलम निकलकर कागज पर कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने झट से कागज उसके हाथ से ले लिया और घर पहुंचकर उस सारे किस्से को भूल गई। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में वो अजनबी आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वो मुझे देने का रहा था, और अगर है भी तो वह मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एक बार तो एतबार नहीं हुआ था, मगर ना जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स में से वह पर्ची निकली जिसमें उसने अपना नंबर लिख कर दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव दिया और सो गई। उस किस्से को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई थी। अब तो ट्यूशन वगैरह भी छूट गए थे मुझे और मम्मी को कमल के स्कूल की
भी बहुत फिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए वो घर पर उदास बैठा। अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखेरे हुए घंटे उन्हें देखता रहता। एक दिन मैं काम की तलाश में कहीं जा रही थी, तो रास्ते में एक टेलर का दुकान था। उसे देखकर मुझे उसे अजनबी की बात याद आ गई और मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। टेलर ने कहा कि कोर्स करने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। 1 साल का कोर्स है जिसमें वह मुझे सब कुछ सिखा देगा। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहां से निकल गई कि मैं कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको, लेकिन मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाती। खैर मैं घर आ गई। कुछ देर बाद उस अजनबी आदमी को फोन मिलाया। उसने मेरा फोन काट दिया और खुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसने बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना। मैंने कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। वह ये बात सुनकर हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। टेलर का कोर्स करूंगी और फिर खुद की दुकान खोलूंगी और फिर बाद में उसके पैसे लौटा दूंगी। उसने मुझे उसी बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हमें भर ली। अगले दिन मैं वहां पहुंची तो वहां पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लिफाफा अपने पर्स में रख लिया और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए थे। मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि मुझे 1 लाख की जरूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए। तो वो बोला कि 1 लाख कोर्स में लगाकर दुकान खोलोगे और 1 लाख घर में रखकर आराम से खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश आकर उससे वादा कर बैठी कि जिंदगी में तुम्हें मेरी कोई जरूरत या मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूं। मुझे अपनी बहन समझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने फोन रख दिया। दूसरे दिन बुटीक में पैसा जमा करवा दिए और बुटीक ज्वाइन कर लिया। कुछ ही समय में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और कमल को स्कूल में डलवा दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। बुटीक से मुझे पूरा फुल मास्टर डिग्री मिल गई। अब मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाया और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं फिर उसी जगह पर आ जाऊं। मैं वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। सोच में पड़ गई। वो बोला तुम्हें बुटीक दिखाने ले जा रहा हूँ जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारी बात तय करके घर आ गई। दूसरे दिन उसे बुटीक पर बैठ गई और बुटीक ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। बुटीक चल पड़ा था। घर के हालत ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मसीहा समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही दुआएं देती रहती थी। दुकान पर औरतें आती जाती रहती थी। उनमें से एक औरत आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया था और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लौटा दूंगी और वह कुछ वक्त दे मुझे। उसने कहा कि पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। उसने मुझे मेरा ही नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया जो मैंने उससे 2 लाख के बदले किया था। मैं उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गई कि ना जाने मुझसे अब ये कम मांग ले। लेकिन मैंने दिल कड़ा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ दहेज में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसी हो सकता है। वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ कामवाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूंगा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा तो मैं चिल्लाई। मैंने कहा मैं ये सब क्यों करूंगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मैं ऐसा नहीं करूंगी।
मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी खोली जो नोटों से भरी हुआ थी। मैंने 2 लाख पहले से ही अलग करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि ना जाने कब मेरे मददगार को उन पैसों की जरूरत पड़ जाए। मैंने वह लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख है। ये लो और जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मेरी ये बात सुनकर वह एकदम से मेरे पाँव में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने वह फुट फुट कर रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े जैसे एक छोटा बच्चा। फिर मैं अपनी माँ से जुदा हुआ हो उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं भी जमीन पर उसके साथ बैठ गई। बताओ भाई, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? उसने हाथ जोड़कर कहा। रिंकू, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मेरी आरज़ू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। ये कैसे हो सकता है? वह मेरे पति का भाई, अगर वह मेरी सास का बेटा है तो चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है हमारे घर? मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वह बोला, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मैं सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर। मेरी मजबूरी है बहन। वो अभी भी रो रहा था। रोते रोते मुझे अपनी सारी कहानी सुनने लगा था। मैं जब पैदा हुआ था मेरी माँ खुश नहीं थी। उसको बहुत परेशानियों ने घेर लिया था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए तो वह कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वह दुत्कारी जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। मुमकिन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता, हालांकि उसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। ये तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की। मेरे लिए तीसरे जीन्स का इंतखाब कर लिया। इस बात को सुनकर मैं सदमे में आ गई थी, जबकि खुद उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने मम्मी को बताया कि मेरे घर तीसरी जीन्स की पैदाइश हुई है तो माँ ने उस नर्स से कहा कि वह ये बात किसी को ना बताए। वह भी माँ का दुख समझकर चुप हो गई और पापा को मुबारकबाद देकर, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरे माँ के आगे पीछे घूम रहा था, जबकि वह चुपचाप कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। मैं जब भी माँ को देखा था वह रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना होता था। वह मम्मी मुझे लड़के वाले कपड़े पहनती थी। लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़कों वाले खेल पसंद नहीं थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन तनु की गुड़िया से खेलूं। मुझे मम्मी की सुर्खियां अच्छी लगने लगी थी। उनके जेवर बहुत अच्छे लगते थे। मैंने मम्मी की एक दिन लाल चुन्नी ओढ़कर अपने होठों पर लाली लगाकर बाहर आंगन में निकल गई तो पापा ने मम्मी को बुलाकर कहा, देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। उसे दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरी जगह जगह से मांस उधड़ गया था। मैं बहुत चीखा, लेकिन मम्मी को मुझ पर रहम नहीं आया। जब मेरे जिस्म में खून बहाने लगा था उनका हाथ रुक गया था। अब वो मुझसे भी ज्यादा चीख रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निढाल हो चुके थे। दादी ने दरवाजा बजाया, लेकिन मम्मी ने नहीं खोला और अपना सर दीवारों में मार मार कर लाहौलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी मम्मी के लिए। मैं कितने ही दिन मम्मी की तकलीफ याद करके रोता रहा। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगती रहती थी। उसे दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा
ऐसी हरकत की तो पापा मुझे ऐसी जगह पर छोड़ाएंगे जहां हर रोज ऐसी ही मार पड़ा करेगी। उसे दिन के बाद मैंने ऐसा करने का सोचा भी नहीं, कई बार दिल चाहा मगर मैंने अपने दिल को मार डाला। कई साल बीत गए, मम्मी की मार भी भूल गई। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ तो पापा को घर ही में छोटा सा भंडारा करने की सूझी। मम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पेंट शर्ट निकल कर रखी थी, लेकिन मैंने अपनी बहन तनु की स्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। मम्मी की लिपस्टिक लगाकर जब मैं बाहर निकाला तो सब हंस दिए। मम्मी भी सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बोबेतिहाशा रो रही थी। अगले दिन मम्मी मुझे बाजार लेकर गए, लेकिन मैं बाजार तो नहीं था। वह मुझे दूर एक कस्बे में लेके गई। तंग गलियों में गुजरते हुए एक घर में ले, जहां पर सभी वैसे ही लोग रहते थे, बात बात पर तालियां पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी का हाथ हिलाकर कहा, मम्मी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर वह एक बुजुर्ग के पास बैठकर जाने क्या बात कर रही थी। बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैंने मम्मी को फिर से हिलाकर कहा, मम्मी उठो, घर चलो। मेरा दिल न जाने क्यों डर रहा था। मेरी मम्मी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे चला था। मुझे गिरोह के चलिया ने पकड़ लिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा। मम्मी ने पीछे मुड़कर भी ना देखा रहा था। मैं बहुत जोर से चिल्लाया ताकि मम्मी के कानों तक आवाज चली जाए और मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आ जाए। मैं बहुत बेबस था। मेरा कमजोर बदन इतना जोर कहाँ से लाता कि उन हड्डी कटी चेलियों से खुद को छुड़ा लेता। सारी रात आवाजें मारता रहा, रोता रहा, मगर वो मुझे प्यार से समझते रहे। सुबह सवेरे ही मम्मी मुझसे मिलने चली आई। मैं उनसे लिपटकर एक बार फिर बहुत रोया था। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर। मैंने वादा भी किया कि आज के बाद लिपस्टिक पाउडर को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो लोग मुझसे यार करते थे, मगर मुझे उनसे घिन आती थी। सबसे अलग बैठकर घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन एक और लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था, वह भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही उसके कभी कोई मिलने आता था। गिरोह ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे अब उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए महीना हो गया था। मम्मी ने मुझे बताया था कि सब मुझसे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन मम्मी ने उनसे झूठ बोला रखा था कि मैं गम हो गया हूँ। मुझे उसे दिन पता चला कि इन सब के पीछे मेरी मम्मी ही थी। मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं मम्मी से खफा रहता था। गिरोह ने मुझे डांस सीखने का कहा तो मैंने फौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके मम्मी को मिलता था कि वो गुस्से में आकर मुझसे घर ले चले, मगर मम्मी का दिल ना पिघला। गिरोह ने मेरे हुनर को तराश कर मुझे हीरा बना दिया। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। मम्मी मिलने आए तो मैंने मिलने से मना कर दिया। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं अब जवान हो गया था और हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गिरोह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। मैंने उसकी बहुत सेवा की। वो हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन मुझे उसने अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ लिख लो। उसने मुझे एक पत्ता दिया और कहा कि मैं वहां जाऊं। इतना कहकर उसकी मौत हो गई। अब ये मेरे गिरोह की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे उसे पते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज में एक भगवान की भजन सुनाई दिया। मैं वहां जाम सा गया। फिर वही आवाज, उसमें जो बात थी, उसने मुझे बहुत असर किया। मैं घर आकर रोता रहा और भगवान से माफिया मांगता रहा। मैंने डांस छोड़ दिया। अब पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा था। मुझे रोजाना जिन आंखों का, जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था,
यह मैं ही जानता था। तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ आई। मेरी मम्मी आखिर क्या करती कर लेती, उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरे जीन से इंसान की बहन को कौन बिहा कर ले जाता। मैंने अपने सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। तुम मुझे जरूरतमंद लगी इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं माँ की खिदमत करके खुदा को राजी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बुटीक आया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चल गया कि वह तुम्हारी अपने बेटे से यानी मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। सारी बात सुनकर रो दिया था। मैं भी रोती रही थी। मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैं गलत थी? मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नन्हा सितारा बड़ा याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी मुश्किलें झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक किए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती की माफी मांगी। मैंने उसके पैरों में गिरकर उससे माफिया मांगती रही। उसने मुझे माफ कर दिया था। मेरा सितारा मेरे सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो रहा था। फिर वह मुझसे जुड़ा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीनकर कहा कि वह मेरे पास रहे। वह घबरा गया और बोला, मम्मी मैं आपकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, जिंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पे छा गया था कि मैं भगवान के गुस्से को तो भूल ही गई थी। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख ली, और मैंने अपनी पसंद से एक खास बांदा दिया तो दुत्कार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने रुस्वा होने से बचा ले। मैंने अपने सितारा के सामने हाथ जोड़ दिए तो वह बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया।